हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज हम अपना फोर्थ मॉक टेस्ट देखेंगे यूपीएससी ईपीएफओ का। आज हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट है। इससे पहले के 3 मॉक टेस्ट में हमने जनरल स्टडीज़, अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन सब पे ही क्वेश्चंस देखे थे जीएस, जो हमारे यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स और यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम सभी के लिए बराबर से महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम जैसे कि पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसलिए हम ये इस टेस्ट के बाद अब दोबारा जो टेस्ट लाएंगे उससे पहले हम अकाउंट्स का कुछ और पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो कुछ हमारा हम सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका कुछ जैसे कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गया है तो उसके टाइम का बेनिफिट या यूटिलाइज़ करते हुए हम अकाउंट्स का कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कुछ भी एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। जैसे कि कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो उसमें हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस समझौता या पार्टनरशिप, साझेदारी जो व्यापार होते हैं, पार्टनरशिप्स व्यापार, इससे भी आते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो हमने ये टॉपिक कवर नहीं किया है पार्टनरशिप्स वाला, तो इस टॉपिक को भी हम आगे आने वाले सेशंस पे अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज के हमने लेक्चर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस अकाउंट के इंक्लूड किए हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी और कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के इंक्लूड किए हैं। उसके बाद हमारा जीएस का जैसा कि पोर्शन रहता है जिसमें हमारी एंशियंट हिस्ट्री रहती है, मेडिएवल हिस्ट्री रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, उसके बाद जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, और एक पोर्शन हमारा कंप्यूटर का है इसमें, जिसमें ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पुटअप किए हैं। और साथ ही साइंस एंड टेक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के साथ साइंस एंड टेक भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स का, तो इसको भी हमने इसके भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। ये सारी ही टेस्ट सीरीज आप जैसा कि आपको पता है कि बाइलिंगुअल रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, लेखांकन अभिलेखन के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को हिंदी में अभिलेखन कहा जाता है। स्टेटमेंट 1, लेखांकन का अभिलेखन कम से कम 2 खातों में होता है। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। स्टेटमेंट 2, लेखांकन के अंतर्गत रोकड़ से किसी वस्तु का क्रय करना देना पक्ष होता है। अगर किसी वस्तु का क्रय करते हैं कुछ कैश देकर, तो इसे देना पक्ष कहते हैं, यानी कि गिव आस्पेक्ट। जैसे कि आपको पता होगा लेखांकन में 2 आस्पेक्ट होते हैं, गिव आस्पेक्ट और एक टेक आस्पेक्ट। तो इसे रोकड़ से अगर किसी वस्तु का क्रय किया जाता है तो इसे देना पक्ष कहते हैं, गिव आस्पेक्ट कहते हैं। अंडर अकाउंटिंग, परचेजिंग ऑफ एन आइटम फ्रॉम कैश इज गिव आस्पेक्ट। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। लेखांकन का अभिलेखन कम से कम 2 खातों में होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। लेखांकन के अंतर्गत रोकड़ से किसी वस्तु का क्रय करना लेना पक्ष होता है, यानी कि टेकिंग आस्पेक्ट होता है, टेकिंग आस्पेक्ट होता है। अंडर अकाउंटिंग, परचेजिंग ऑफ एन आइटम फ्रॉम कैश इज टेकिंग आस्पेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोई प्रलेख जो किसी सौदे को प्रमाणिकता प्रदान करता है क्या कहलाता है? ए डॉक्यूमेंट दैट गिव्स ऑथेंटिसिटी टू ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रोकड़ प्रलेख, कैश डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी विक्रय प्रलेख, सेल्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी स्रोत प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी जमा प्रलेख, डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्रोत प्रलेख। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए कई प्रकार के प्रलेखों का उपयोग होता है। सौदों के अभिलेखन के लिए आवश्यक है कि उनका प्रमाण उचित प्रलेखों जैसे रोकड़ पर्ची, विक्रय बिल, जमा पर्ची, चेक, वेतन आदि द्वारा किया जा सके। कोई प्रलेख जो किसी सौदे को प्रमाणिकता प्रदान करता है उसे स्रोत प्रलेख कहलाता है। Business transactions are usually evidenced by an appropriate documents such as cash memo, invoice, sales bill, pay-in slip, check, salary slip, etc. A document which provides evidence of the transaction is called the source document or a
वाउचर, वाउचर भी इसको स्रोत उल्लेख को वाउचर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेखांकन प्रमाणकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग वाउचर इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, प्रमाणकों को रोकड़ प्रमाणक, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वाउचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर्स, नेम वाउचर, डिपॉजिट वाउचर एटसेट्रा। ऑप्शन बी, लेखांकन प्रमाणक का एक विशेष रूप होता है। देयर इज अ सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। ऑप्शन सी, सौदों का अभिलेखन करने के लिए कोड संख्या सहित प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। वाउचर विद कोड नंबर आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस डील्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेखांकन प्रमाणकों का एक विशेष रूप होता है, जबकि लेखांकन प्रमाणकों का कोई विशेष रूप नहीं प्रारूप नहीं होता। प्रमाणकों का लेखांकन उदाहरणार्थ रोकड़ पर्ची, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, जर्नल प्रमाणक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है, और लेखांकन प्रमाणकों का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता। अकाउंटिंग वाउचर्स मे बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स, जनरल वाउचर्स एक्सेट्रा। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, लेखांकन समीकरण को तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। स्टेटमेंट 2, तुलन पत्र व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देयताओं व पूंजी का विवरण है। द बैलेंस शीट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। लेखांकन समीकरण तुलन पत्र के विभिन्न घटकों के परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। तुलन पत्र व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देयताओं व पूंजी का विवरण है। किसी दिए हुए समय बिंदु पर यह आवश्यक है कि व्यवसाय की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके वित्तीय स्रोतों की दावेदारियों के बराबर हो। द अकाउंटिंग इक्वेशन shows the fundamental relationship between the different components of the balance sheet. Hence, it is also called the balance sheet equation. The balance sheet is a description of assets, liabilities, and capital of the business. At any given time point, it is necessary that the value of assets of the business is equal to the claims of its financial sources. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, परिसंपत्ति में वृद्धि को नाम व परिसंपत्ति में कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। यानी कि परिसंपत्ति में वृद्धि होती है तो उसे नाम पक्ष में, और अगर कमी होती है तो उसे जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। स्टेटमेंट 2, देयताओं में वृद्धि को नाम व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। खातों में सौदों को अभिलेखित करने के लिए दो मूलभूत नियमों का पालन किया जाता है। पहला है परिसंपत्ति व्यय व हानियों में खातों में परिवर्तन के लिए, और दूसरा देयताएं जो लायबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ उसमें पूंजी, कैपिटल, आगम, रेवेन्यू व लाभ जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें परिवर्तन के लिए नियम। तो परिसंपत्ति में लाभ और हानि में परिवर्तनों के लिए नियम क्या होते हैं? परिसंपत्ति में वृद्धि को नाम पक्ष में व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाएगा। यहाँ क्या था? वृद्धि को नाम पक्ष व कमी को जमा पक्ष में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। दूसरा, देयताओं में वृद्धि को जमा पक्ष व कमी को नाम पक्ष में दर्ज किया जाएगा। यहाँ तक देयताओं में वृद्धि को नाम पक्ष, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, देयताओं में वृद्धि को जमा पक्ष में और कमी को नाम पक्ष में दर्ज किया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यहाँ हमारा इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। ट्रांसलेशन, 2 फंडामेंटल रूल्स आर फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दीज अकाउंट्स। पहला है रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, परिसंपत्तियों में जो एसेट चेंज होते हैं लाभ और हानि में, और रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटीज़ में लाभ और हानियों में चेंज होते हैं उनके लिए जो नियम है वो ये दिए हुए हैं, और एसेट्स के नियम यहाँ 2-3 नियम दिए हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा के अनुसार दैनिक मजदूरों की औसत मजदूरी कितने दिनों पर निकाली जाती है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऑन हाउ मेनी डेज द एवरेज वेजेस ऑफ डेली लेबरर्स आर ड्रॉन, या डेली वर्कर्स आर ड्रॉन। ए है ए ऑप्शन है 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन, या ऑप्शन डी 60 दिन। इस तरह के ही क्वेश्चन ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एकदम फैक्चुअल, जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 दिन। औसत मजदूरी की जो परिभाषा है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार उसमें मासिक भुगतान के संबंध में पूरे 3 कैलेंडर माह में देय मजदूरी का औसत। यदि कोई मासिक मजदूरी प्राप्त करता है, कोई ऐसा कर्मकार है जिसको मासिक मजदूरी दी जाती है, तो उसकी अगर एवरेज मजदूरी निकालना होगी तो उसके 3 माह की कंसेक्यूटिव 3 माह की मजदूरी का औसत निकाला जाएगा, यानी कि 3 माह की मजदूरी को जोड़ा जाएगा और उसे 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। कोई दैनिक मजदूर है तो दैनिक भृत्य यानी कि मजदूरी पाने वाले कर्मकार के पूरे 12 दिन में कार्यशील मजदूरी का औसत, यानी कि अगर कोई डेली वेजर है, डेली मजदूर है, तो उसको अगर जैसे डेली के 300 रुपये मिलते हैं तो उसको 12 दिन में कितने रुपये मिलेंगे? अगर मान लीजिए किसी दिन 400 मिल रहा है, किसी दिन 500 मिल रहा है, किसी दिन 200 मिल रहा है, किसी दिन 150 मिल रहा है, तो इस तरह अगर डेली का मजदूर है तो उसकी 12 दिन की मजदूरी को ऐड किया जाएगा और उसे 12 से फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। साप्ताहिक भुगतान के संबंध में क्या है? साप्ताहिक भुगतान के संबंध में पूरे 4 सप्ताह में देय मजदूरी का औसत। अगर किसी को साप्ताहिक मजदूरी प्राप्त हो रही है, वीकली वेजेस मिल रहे हैं, तो उसकी 4 वीक के वेजेस को कैलकुलेट किया जाएगा और उसे 4 से डिवाइड करके उसकी औसत मजदूरी निकाल ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत श्रम न्यायालय का गठन किया जाता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज द लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूट? ऑप्शन है धारा 7 यानी सेक्शन 7, ऑप्शन बी धारा 8 सेक्शन 8, ऑप्शन सी धारा 10 सेक्शन 10, या ऑप्शन डी सेक्शन 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 7 यानी कि सेक्शन 1 के तहत श्रम न्यायालय का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिक विवाद के अंतर्गत श्रम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में सही कथन चुनिए। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द जज ऑफ द लेबर कोड। स्टेटमेंट 1, उस व्यक्ति ने भारत में कम से कम 10 वर्षों के लिए न्यायिक पद धारण किया हो। द पर्सन शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया एट लीस्ट 10 ईयर्स। स्टेटमेंट 2, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। स्टेटमेंट 3, कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश रहा हो। मस्ट हैव बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। श्रम न्यायालय के लिए क्या योग्यता है? उसने भारत में कम से कम 7 वर्ष के लिए कोई न्यायिक पद धारण किया हो। ही हैज़ हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ही मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश रहा हो। मस्ट हैव बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। वो भारतीय विधिक सेवा के वर्ग 3 का अधिकारी हो तथा उस वर्ग में 3 वर्ष का अनुभव रखता हो। ही शुड बी ए क्लास 3rd ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस एंड हैज़ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम क्लास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के लिए किसी प्रतिष्ठान में कम से कम कितने कर्मकार कार्यरत होने चाहिए? फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म एटलीस्ट हाउ मेनी वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20। शिकायत निवारण तंत्र औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 2010 के संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय 2 जोड़कर शिकायत निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं, उनकी वैयक्तिक शिकायतों के लिए शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पंचों और न्यायाधिकरणों के अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो आर्बिट्रेशन और जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके संबंध में, उनके अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन है पंचों की नियुक्ति मुख्यतः पक्षों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, न्यायाधिकरण सदैव एक सदस्यीय होता है, जबकि पंच की संख्या एक या अनेक हो सकती है। ऑप्शन सी, पंचों को किसी न्यायालय में 3 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 बी में न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो हम सीधा आंसर पर आएंगे। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन का नंबर 10 का ऑप्शन सी, पंचों को किसी न्यायालय में 3 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 में न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। इस स्टेटमेंट में आधा स्टेटमेंट सही और आधा गलत, इसलिए हमारा ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है और हमारा आंसर सी हो जाएगा। न्यायाधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 में न्यूनतम योग्यता का होना दिया हुआ है, जबकि पंचों की निर्धारित योग्यता नहीं होती। पंचों की आर्बिट्रेशन डू नॉट हैव द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, पंचों के लिए किसी भी तरह की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है या उल्लेख नहीं किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत के आरंभिक नगरों का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ था? द अर्ली सिटीज ऑफ एंशियंट इंडिया वर बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी झेलम। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सिंधु। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के पहले ही पेज पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से पुरापाषाणिक पुरा स्थल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलियोलिथिक साइट? भीमबेटका, होसंगी या करनूल गुफाएं? ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, होसंगी कर्नाटक में और कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। आपको इन सारी पैलियोलिथिक साइट्स की लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सी साइट्स किस जगह लोकेटेड है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हल्लूर आंध्र प्रदेश, पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश, गुफरकाल कश्मीर, महागढ़ा मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 3, 4 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। महागढ़ा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर सही नहीं है, यही पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। हल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, पेयमपल्ली भी आंध्र प्रदेश में है, गुफरकाल कश्मीर में है। अगर आप एनसीईआरटी में जो मैप दिए होते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री की, एनसीईआरटी जो है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें जो मैप दिए हुए हैं उसमें बिल्कुल साफ मैपिंग में बताया गया है कि कौन सी साइट किस स्थान पर लोकेटेड है। और एक जगह 6 क्लास की एनसीईआरटी में चार्ट में भी बताया गया है, चार्ट बनाकर भी बताया गया है कि कौन सी साइट किस जगह लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, बुर्ज होम नामक पुरा स्थल गर्तावासों बुर्ज होम नामक पुरा स्थल से गर्तावासों के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ पिट हाउसेस हैज़ बीन फाउंड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड बुर्ज होम। स्टेटमेंट 2, बुर्ज होम पुरा स्थल वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम साइट इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन कश्मीर। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा के नगरों के विशेषता के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। स्टेटमेंट 1, इन नगरों का पश्चिमी भाग प्रायः बड़ा तथा ऊंचाई पर स्थित होता था। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दीज सिटीज़ वॉज ऑफन लार्ज एंड सिचुएटेड एट द हाइट। स्टेटमेंट 2, नगरों का पूर्वी भाग छोटा तथा निचले इलाकों में स्थित होता था। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटीज़ वॉज स्मॉल एंड लोकेटेड इन द लोअर एरियाज। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों
ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको इसमें से सही कथन चुनना है। आई होप आपने आंसर कमेंट कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। इस दोनों ही स्टेटमेंट्स में आधे स्टेटमेंट ठीक है। इन नगरों का पश्चिमी भाग प्रायः बड़ा होता था, लेकिन ऊंचाई पर नहीं बल्कि निचले स्थान पर स्थित होता था। प्रायः बड़ा, सॉरी यहाँ हमने गलत बोल दिया। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर स्थित होता था, लेकिन बड़ा नहीं, छोटा होता था। ऊंचाई पर तो स्थित होता था पश्चिमी भाग, लेकिन छोटा होता था। और नगरों का पूर्वी भाग बड़ा होता था, लेकिन निचले इलाकों में स्थित होता था। इसलिए आधे आधे स्टेटमेंट सही है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट को गलत कंसिडर किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। इन नगरों का पश्चिमी भाग प्रायः छोटा तथा ऊंचाई पर स्थित होता था, और नगरों का पूर्वी भाग तथा बड़ा और निचले इलाकों में स्थित होता था। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस साइड्स was usually small and situated at height. The eastern part of the cities was large and located in lowlands. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस सुल्तान द्वारा पायाबोस की प्रथा को ज़रूरी बना दिया गया था? द प्रैक्टिस ऑफ पायाबोस was made necessary by which of the following सुल्तान? ऑप्शन है रज़िया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन। पायाबोस यानी कि बादशाह के पाँव को चूमना, ये एक रस्म होती थी सल्तनत पीरियड में, जिसे बलबन द्वारा शुरू किया गया या ज़रूरी कंपलसरी किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इल्तुतमिश के समय के निम्न क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ये सल्तनत कालीन नाम है, और इधर आधुनिक नाम यानी कि जाजनगर आसाम को कहते थे, तिरहुत उड़ीसा को, बंग पूर्वी बंगाल, और कामरूप उत्तरी बंगाल। तो इन सारी ये सल्तनत कालीन नाम है, इनको आधुनिक जो आज के मॉडर्न डेट में जो नाम है इनके नामों से सुमेलित करना है। तो आई होप आपने, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई होप आपने आंसर अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जाजनगर उड़ीसा, तिरहुत उत्तरी बंगाल, बंग पूर्वी बंगाल, और कामरूप आसाम को कहा जाता था। कामरूप आसाम को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। किस शासक के काल में जजिया एक अलग कर के रूप में घोषित किया गया था? अंडर विच रूलर जजिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट टैक्स? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जजिया एक अलग कर के रूप में घोषित किया गया। पहले ये मालगुजारी का हिस्सा होता था, यानी कि कार्गो जो चलते थे, कार्गो का हिस्सा होता था। मालगुजारी जो सामान आना जाना होता था उसमें ऐड किया जाता था, लेकिन इसे अलग कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अलग कर के रूप में वसूला जाने लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सल्तनत काल के प्रशासन के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। ऑप्शन ए, सॉरी स्टेटमेंट 1। इस काल में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज वाज ए मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टेटमेंट 2। इस विभाग का प्रमुख वजीर होता था। द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वाज द वजीर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए केवल एक। दीवाने अर्ज विभाग का प्रमुख अरीज़े मुमालिक होता था, यानी कि इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था, और सैन्य विभाग का प्रमुख यानी कि दीवाने अर्ज का प्रमुख जो होता था वो वजीर ना कहलाकर अरीज़े मुमालिक कहलाता था। अरीज़े मुमालिक दीवाने अर्ज के प्रमुख को कहा जाता था, यानी कि सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो अरीज़े मुमालिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1। दीवाने रिसालत का कार्य राजकीय पत्राचार से संबंधित था। द वर्क ऑफ दीवाने रिसालत वाज रिलेटेड टू ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। स्टेटमेंट 2। दीवाने इंशा का कार्य धार्मिक विषयों से संबंधित था। द वर्क ऑफ दीवाने इंशा वाज रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। दीवाने रिसालत का कार्य धार्मिक विषयों से संबंधित था, यानी कि जो दीवाने रिसालत था वो धार्मिक विषयों से संबंधित था, और दीवाने इंशा राजकीय पत्राचार से
दीवान इंशा का कार्य राजकीय पत्राचार से संबंधित था। द वर्क ऑफ दीवान रिसालत वाज रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स और दीवान इंशा वाज रिलेटेड टू स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1616। स्टेटमेंट 2, डैनिश कंपनी ने 1620 में त्रैकम्बोर में एक कारखाना स्थापित किया। द डैनिश कंपनी सेट अप ए फैक्ट्री इन त्रैकम्बोर या त्रावणकोर इन 1620। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। इसके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। और आपको पता ही होगा जिस क्वेश्चन में हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक होते हैं उसमें हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिए होते हैं वो अपने आप में ही एक्सप्लेनेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण नहीं था? मुख्य कारण नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? ऑप्शन ए, उत्तराधिकार के अभाव के निश्चित कानून का अभाव, लेक ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। ऑप्शन बी, औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। ऑप्शन सी, साम्राज्य की व्यापक सीमाएं, ब्रॉड बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर। ऑप्शन डी, मुगल सेना की मजबूत स्थिति, स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ मुगल आर्मी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुगल सेना की मजबूत स्थिति, स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ मुगल आर्मी। लेकिन मुगल सेना की बिगड़ती स्थिति भी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। मुगल सेना कभी मजबूत थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न मराठा राज्यों को सुमेलित कीजिए। पहला है बड़ौदा, होलकर, नागपुर, गायकवाड़, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, भोंसले। इन मराठा जो राज्य, ये सारे मराठा राज्य हैं। इनको सुमेलित करना है कि बड़ौदा में किसका शासन होता था, किस मराठा राज्य का, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या भोंसले। इसी तरह नागपुर में किनका शासन था, इंदौर में किनका शासन था और ग्वालियर में किसका शासन था। इसका सही आंसर है, यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन दी हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2413। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया मराठाओं का शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अलीनगर की संधि प्लासी के युद्ध से पूर्व हुई थी। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर प्रिसीडेड द बैटल ऑफ प्लासी। स्टेटमेंट 2, इस संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया था। इन दिस ट्रीटी द ब्रिटिश वर लीड बाय क्लाइव। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में हुई थी, जबकि प्लासी का युद्ध 23 मई 1757 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि, वांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 4 3, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 1 3 4 2। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। बिल्कुल फैक्चुअल आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1 3 4 2। अलीनगर की संधि 1757, इलाहाबाद की संधि 1765, वांडीवाश का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। तो सबसे पहले कौन सा लड़ा गया? अलीनगर की संधि हुई, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध हुआ 1760 में, फिर बक्सर का युद्ध 1764 और इलाहाबाद की संधि सबसे लास्ट में 1765 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? राकापोशी द वर्ल्ड्स मोस्ट स्लीपी स्लोपिंग पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन सी जास्कर श्रेणी या ऑप्शन डी कैलाश श्रेणी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख श्रेणी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज। स्टेटमेंट 2, माउंट एवरेस्ट भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, इंडिया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लघु हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू स्मॉल हिमालयास। स्मॉल हिमालयास नहीं है, लघु हिमालय। ऑप्शन ए, ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयास। ऑप्शन बी, इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर है। इट हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 3500 टू 4000 मीटर्स। ऑप्शन सी, धौलाधर तथा महाभारत श्रेणी इसी हिमालय में पाई जाती है। धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस आर फाउंड इन दिस हिमालयास। ऑप्शन डी, धौलाधर श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर रेंज इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द स्मॉल हिमालयास। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धौलाधर श्रेणी निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी निम्न हिमालय की लोअर हिमालयास जो है, लोअर हिमालयास इनकी सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और हाँ, लघु हिमालय जो मिडिल हिमालयास है, जिन्हें बोलते हैं मिडिल हिमालयास, स्मॉल हिमालयास नहीं, ये मिडिल हिमालयास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और स्टेटमेंट 1, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। स्टेटमेंट 2, ये वन सह्याद्री के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भाग तथा शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट 3, ये इन वनों में सागवान, आम, शीशम आदि के वन पाए जाते हैं। उपरोक्त विशेषता निम्न में से किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। स्टेटमेंट 2, सॉरी ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। स्टेटमेंट 3, सॉरी ऑप्शन 3, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या ऑप्शन डी, शंकुधारी वन। यहाँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड regarding forest. Statement 1, these forests are found in areas with 100 to 200 centimeter rainfall. Statement 2, these forests are found in the eastern slope of the Sahyadris, the northeastern plateau of the peninsula and the Shivalik range. Statement 3, forest of teak, mango, rosewood etc. are found in these forests. The above feature is found in which of the following types of forest? Option A, tropical evergreen forest. ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल ह्यूमिड डिसिडियस फॉरेस्ट। ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, या ऑप्शन डी, कॉनिफॉरस फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न नदियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, शारदा। आपको ईस्ट टू वेस्ट करना है, यानी कि इस साइड से इधर को, इस तरफ मूव करते हुए आपको इन नदियों को अरेंज करना है। 1 4 2 3 5। ऑप्शन बी 2 5 4 1 3। ऑप्शन सी 5 4 3 2 1, या ऑप्शन डी 4 2 1 5 3। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 2 1 5 3। आप इसको मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का वैध आधार हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए लीगल बेसिस फॉर अटेनिंग इंडियन सिटीजनशिप। जन्म, बर्थ, वंश का आधार यानी कि बेस्ड ऑन डिसेंट, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन,
प्राकृतिक रूप, नेचुरल फॉर्म, या क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, बाई एनेक्सेशन ऑफ द एरिया। ऑप्शन ए 1, 2, 4, 5, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे ही आधार नागरिकता प्राप्त करने के वैध आधार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अनुच्छेद 2 भारतीय राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 3 उन राज्यों से जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं से संबंधित है। आर्टिकल 3 डील्स विद दोज स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। अनुच्छेद 2 उन राज्यों से जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 भारतीय राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 2 डील्स विद दोज स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन या इंडियन टेरिटरी। आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। अनुच्छेद और मूल अधिकार। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सम्मेलन, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 संघ यानी कि यूनियन, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 संचरण यानी कि ट्रांसमिशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 वाक्य एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसको सम्मिलित करना है कि कौन सा आर्टिकल किस फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। आर्टिकल 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 संघ यूनियन, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 संचरण यानी कि ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सुमेलित कीजिए अनुच्छेद या संबंधित प्रावधान। ऑप्शन ए आर्टिकल 40 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 43 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 51 ग्राम पंचायतों का गठन। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आपको एक साइड आर्टिकल है और एक साइड इससे रिलेटेड प्रोविजन से आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा आर्टिकल किस प्रोविजन से रिलेटेड है। तो आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 360 ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, केशवानंद भारती मामला 1973 संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। द केशवानंद भारती केस डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973 डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, ना कि भाग 14 में। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पार्ट है वो पार्ट 20 से रिलेटेड है, पार्ट 20 से भाग 20 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों है। यहाँ से हमारा कंप्यूटर का सेक्शन शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी मॉडम, ऑप्शन डी मॉनिटर। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मॉडम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसे स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स
and data that CPU is currently processing. Mass memory. Option B आंतरिक memory, internal memory. Option C non volatile memory. Option D PROM programmable removable memory. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 38 अंक गणितीय और तार्किक इकाई अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। स्टेटमेंट 1 गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, कैरीज आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। स्टेटमेंट 2 डाटा संग्रह करता है, स्टोर्स डेटा। स्टेटमेंट 3 तुलनाएं करता है, मेक्स कंपैरिजंस। स्टेटमेंट 4 निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, कम्युनिकेट्स विद इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इनपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेट्स विद इनपुट डिवाइसेस। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन। ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ऑप्शन डी 1 और 3। यानी कि इसमें पहला गणितीय संख्याएं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है, यानी कि कंपैरिजन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इन व्हाट कंटेक्स्ट डू सुपर कंप्यूटर डिफर फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए बहुत अधिक कीमत यानी कि वेरी हाई प्राइस। ऑप्शन बी वातानुकूलन की समस्या, एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम। ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार, कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज। या ऑप्शन डी बहुआयामी उपयोग, मल्टी फंक्शनल यूज। इसका सही आंसर ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार, कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन नंबर 40। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ संवाद करने देती है उसे क्या कहते हैं? डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद यू आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइस या ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसमें बिजली बंद होने पर मेमोरी से के कॉन्टैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी आर नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी EPROM, ऑप्शन बी EEPROM। EEPROM को कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 42। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स? ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन बी प्रतिबंधित सामान का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। ऑप्शन सी अलिखित सामान का निर्यात, एक्सपोर्ट टू अनरिटन गुड्स। या ऑप्शन डी तस्करी के सामान का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ स्मगल्ड गुड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन है सेवाओं का निर्यात। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पहला है ऑप्शन है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। ऑप्शन बी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में एज द एपेक्स बॉडी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन सी मौद्रिक नीति का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन डी साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। अगला क्वेश्चन नंबर 44। भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है। पेमेंट इज कंटेन्ड, पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंटेन्ड व्हाट? ऑप्शन ए दृश्य व्यापार, थोड़ा यहाँ ट्रांसलेशन एरर है तो इसके लिए आई एम सॉरी। विजिबल ट्रेड। ऑप्शन बी अदृश्य व्यापार, इनविजिबल ट्रेड। ऑप्शन सी ऋण डेप्ट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या सन्निहित होता है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 45। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। ए कंट्री रिसोर्ट्स टू डी इवेल्युएशन ऑफ इट्स करेंसी।
ऑप्शन ए व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, टू फिक्स ट्रेड बैलेंस। ऑप्शन बी आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, टू फिक्स ट्रेड बैलेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 46 साइंस। यहाँ से हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट शुरू हो रहा है। हमने आज करंट के पोर्शन ऐड नहीं किया है, अगले मॉक टेस्ट से हम करंट का पोर्शन भी ऐड करेंगे। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी काइटिन। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। स्टेटमेंट 2, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा पौधों में वसा के रूप में संचित होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड एज फैट इन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है, ना कि वसा के रूप में। वसा के रूप में नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा लघु पोषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट? ऑप्शन ए वसा यानी कि फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन। लवण और विटामिन की बहुत सूक्ष्म मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें लघु पोषक कहते हैं। द बॉडी नीड्स ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, दीज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 49, प्रोटीन के संगठन में प्रयुक्त निम्नलिखित तत्वों को उनकी प्रतिशत की मात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स used in the organization of proteins in order of their percentage of quantity. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। प्रोटीन के संगठन में इसको हमें अरेंज करना है कि किसमें इनमें से किसकी मात्रा प्रोटीन में सबसे अधिक होती है और उसी क्रम में इसको अरेंज करते हुए हमें सेट करना है। ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 3 4 1 2, ऑप्शन सी 3 1 4 2, ऑप्शन डी 2 1 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 4 1 2। नाइट्रोजन 13 से 16%, हाइड्रोजन 7%, कार्बन 50 से 54%, सबसे अधिक मात्रा कार्बन की होती है, और ऑक्सीजन 21 से 24%। उसके बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम हाइड्रोजन की मात्रा। किसी भी प्रोटीन के संगठन में सबसे अधिक मात्रा कार्बन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन? ऑप्शन है मैरास्मस, ऑप्शन बी क्वाशरकोर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्वाशरकोर के रोग में बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। क्वाशरकोर जो रोग है इसमें बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, और मैरास्मस रोग में शरीर दुबला हो जाता है, यानी कि इसमें तो लंबाई भी रुक जाती है और सेहत भी यानी कि हेल्दी भी नहीं हो पाते हैं बच्चे। और मैरास्मस में बच्चों का शरीर दुबला हो जाता है, यानी कि लंबाई पर फर्क नहीं पड़ता है, बस उनका शरीर दुबला होता जाता है, वो वीक होते जाते हैं बच्चे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर से हम अकाउंट्स के जो बचे हुए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछने की संभावना रहती है, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर आपका बैलेंस शीट, इसको हम अपने पिछले पोर्शन को रिवाइज भी करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है जहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप
पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईपीएफओ में। 1-2 क्वेश्चंस इससे भी पिछले बार पूछे गए हैं, तो हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी काफ़ी, लगभग अब जून के बाद ही एग्ज़ाम होने की आपकी संभावना है, तो इसलिए हम पिछले अकाउंट्स के टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।